चंदनपुर गांव की सुबह पक्षियों के चहचहाने से नहीं, बल्कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह की हवेली से आने वाली ऊंची आवाजों और घोड़ों की टापों से होती थी। ठाकुर का रसूख ऐसा था कि गांव की सरहद शुरू होते ही हवा का रुख भी जैसे उनकी मजाक सहने के लिए थम जाता था। इसी गांव के एक कोने में एक टूटी हुई झोपड़ी थी, जहां 12 साल का राजू रहता था। राजू के पिता रामदीन ठाकुर के वफादार मजदूर थे, लेकिन एक बार जब वे बीमार पड़े और काम पर नहीं जा सके तो इलाज के लिए उन्हें ठाकुर से 5,000 रुपये उधार लेने पड़े। वह 5,000 का कर्ज ठाकुर के बही खाते में इस तरह बढ़ा कि रामदीन अपनी पूरी जिंदगी लगा देने के बाद भी उसे नहीं चुका पाए। अंततः बीमारी और मानसिक बोझ ने उनकी जान ले ली। रामदीन के जाते ही ठाकुर के कारिंदे गिद्धों की तरह झोपड़ी पर टूट पड़े। ए छोकरे, तेरे बाप ने जो नमक खाया है उसका हक तो अदा करना होगा। ठाकुर के मुख्य कारिंदे खैरा ने राजू की गर्दन पकड़कर कहा, अब से तू हमारी हवेली का बधुआ है। राजू को जबरन हवेली ले जाया गया। उसका काम था सुबह 4 बजे उठकर अस्तबल साफ करना, ठाकुर के कुत्तों को नहलाना और फिर तपती धूप में 10 एकड़ के खेत में हल चलाना। राजू छोटा था, हल की हत्था उसके कंधों से ऊंची थी, लेकिन पीछे से पड़ती कोड़े की मार उसे रुकने नहीं देती थी। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती जब रात को उसे जोर से भूख लगती थी। ठाकुर की रसोई से 56 भोग की खुशबू आती, लेकिन राजू के हाथ में केवल एक सूखी मोटी रोटी और थोड़ा सा दाल रखा जाता। कई बार तो ठाकुर का कुत्ता शेरा, जो मांस खाता था, उसकी कीमत राजू के महीने भर के भोजन से ज्यादा होती थी। राजू अक्सर रात को तारों को देखते हुए सोचता, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ यह धूल और गोबर ही लिखा है। जून की वह दोपहरी आग उगल रही थी, लू चेहरे को झुलसा रहे थे। राजू पिछले 3 दिनों से बुखार में तप रहा था, लेकिन ठाकुर को इससे क्या फर्क पड़ता। उनके लिए राजू इंसान नहीं, बल्कि खेत जोतने वाली एक मशीन था। खेत के बीचों बीच राजू का सिर चकराया और वह धड़ाम से गिर पड़ा। बैल रुक गए। पास ही नीम के पेड़ की छांव में बैठे ठाकुर भानु प्रताप अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे। राजू को गिरता देख उनका पारा छड़ गया। वे अपनी भारी खड़ाऊ पहनकर खेत के बीच पहुंचे और राजू के कांपते हुए हाथों पर अपना पैर रख दिया। नाटक करता है, कामचोर कहीं का। उठ, वरना इसी खेत में तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। ठाकुर दहाड़े। राजू ने हिम्मत जुटाकर उनके पैर पकड़े और गिड़गिड़ाया, मालिक, बहुत तेज बुखार है। पानी पिला दीजिए, मैं कल सारा काम कर दूंगा। ठाकुर ने ठहाका लगाया और पास पड़े कीचड़ वाले गड्ढे की ओर इशारा करते हुए कहा, पानी चाहिए, जा उस गड्ढे से पी ले, तेरी औकात यही है। इतना कहकर उन्होंने राजू के चेहरे पर थूका और अपनी छड़ी से उसकी पीठ पर 3-4 जोरदार वार किए। उस दिन राजू की आंखों से जो आंसू गिरे वे हार के नहीं थे। वह अपमान उसके भीतर एक ज्वालामुखी बन गया था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस व्यवस्था को बदल कर रहेगा। उसने सुना था कि शहर में जो साहब बैठते हैं उनके आगे ठाकुर भी सिर झुकाते हैं। उसने तय किया कि वह साहब बनेगा। गांव के सरकारी स्कूल के मास्टर जी, जो खुद ठाकुर के जुल्मों से परेशान थे, ने एक बार राजू को छिपकर स्कूल की खिड़की से झांकते देखा था। मास्टर जी समझ गए थे कि इस लड़के की आंखों में कुछ कर गुजरने की तड़प है। राजू दिन भर काम करता और रात को जब हवेली के पहरेदार सो जाते तो वह चुपके से मास्टर जी के घर पहुंच जाता। मास्टर जी उसे पुरानी फटी हुई किताबें और जली हुई मोमबत्तियां देते थे। राजू ने वर्णमाला के अक्षर मिट्टी पर उंगली फेर कर सीखे। जब मोमबत्ती खत्म हो जाती तो वह सड़क के किनारे लगी एकमात्र सौर लाइट के रोशनी में पढ़ने की कोशिश करता। एक रात ठाकुर के छोटे बेटे विक्रम ने राजू को पढ़ते हुए देख लिया। उसने तुरंत ठाकुर को खबर कर दी। ठाकुर ने राजू को घसीटकर बाहर निकाला और उसकी सारी किताबें आग लगाकर जला दी। भानु प्रताप गुस्से में बोला, पढ़ेगा, पढ़ लिख कर नवाब बनेगा। तेरी जगह हमारे पैरों में है, वहीं रह। राजू जलती हुई किताबों को देखता रहा। उसकी आंखों में चमक रही आग उन किताबों की आग से कहीं ज्यादा भयंकर थी। उसने किताबों के जलने पर आंसू नहीं बहाए, क्योंकि उसे पता था कि अक्षर उसके दिमाग में छप चुके हैं। उन्हें कोई आग नहीं जला सकती। 18 साल की उम्र होते होते राजू का शरीर कसरती हो गया था, लेकिन उसकी बुद्धि और भी तीव्र हो गई थी।
उसने मास्टर जी की मदद से शहर जाने की योजना बनाई। एक अमावस की रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था और ठाकुर के पहरेदार शराब के नशे में धुत थे, राजू ने अपनी छोटी सी पोटली बांधी। उस पोटली में कपड़े कम और मास्टर जी द्वारा दी गई एक फटी हुई सामान्य ज्ञान की किताब ज्यादा थी। वह गांव की सरहद पार करते समय एक बार रुका और पीछे मुड़कर ठाकुर की हवेली को देखा। उसने हाथ जोड़कर नहीं बल्कि मुट्ठी भींचकर कहा, लौटूंगा ठाकुर, पर तब हाथ में हल नहीं, कलम होगी। शहर पहुंचकर राजू की जिंदगी और भी कठिन हो गई। उसे रहने का ठिकाना नहीं था। उसने रेलवे स्टेशन पर रातें बिताई और दिन में एक कोयला डिपो पर बोरियां ढोने का काम किया। शरीर थक कर चूर हो जाता, लेकिन वह हर रोज 4 घंटे एक लाइब्रेरी के बाहर बैठकर पढ़ता था, जिसका मालिक एक दयालु बुजुर्ग था, जिसने उसे मुफ्त में अंदर बैठने की इजाजत दे दी थी। राजू ने अपना लक्ष्य तय कर लिया था, लेखपाल। वह जानता था कि गांव की सत्ता जमीन के कागजों में बसती है, और अगर वह लेखपाल बन गया तो वह उन गरीबों की जमीन वापस दिला पाएगा जिन्हें ठाकुर ने छल से हड़पा था। शहर के शोर शराबे के बीच राजू ने अपनी पूरी दुनिया किताबों में समेट ली थी। उसने लेखपाल की परीक्षा के लिए दिन रात एक कर दिया। गणित, हिंदी और राजस्व नियमों को उसने ऐसे रट लिया था जैसे वे उसके जीवन का मंत्र हो। परीक्षा का दिन आया। राजू के पास पेन खरीदने तक के पैसे कम पड़ रहे थे। उसने एक दिन का खाना छोड़कर परीक्षा के लिए पेन खरीदा। परीक्षा हाल में जब वह बैठा तो उसे अपनी पीठ पर लगे वे पुराने घाव महसूस हुए जो ठाकुर की छड़ी ने दिए थे। वे घाव उसे याद दिला रहे थे कि उसे हारने का कोई अधिकार नहीं है। महीनों बाद जब परिणाम आया तो राजू का नाम मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर था। उसे अपना मनचाहा जिला मिला। किस्मत का खेल देखिए, उसकी पहली पोस्टिंग उसी तहसील में हुई जहां उसका गांव चंदनपुर आता था। जब राजू को नियुक्ति पत्र मिला तो उसकी आंखों में पहली बार खुशी के आंसू थे। उसने सबसे पहले मास्टर जी को फोन किया। मास्टर जी ने फोन पर सिर्फ इतना कहा, बेटा, कलम की ताकत का सही इस्तेमाल करना। चंदनपुर गांव में एक नई चर्चा गर्म थी। नया लेखपाल आ रहा है और सुना है कि वह बहुत सख्त है। ठाकुर भानु प्रताप सिंह बेफिक्र थे। उनका मानना था कि हर सरकारी अफसर उनकी जेब में होता है। एक सुबह सरकारी जीप धूल उड़ाती हुई गांव की चौपाल पर रुकी। वर्दी पहने, आंखों पर काला चश्मा लगाए एक रोबीला युवक जीप से उतरा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। ठाकुर भी अपनी मूंछों पर ताव देते हुए वहां पहुंचे। ठाकुर ने बड़ी ठसक से कहा, अरे भाई लेखपाल साहब, स्वागत है। चलिए हवेली पर चलिए, लंच तैयार है। राजू ने चश्मा उतारा और सीधे ठाकुर की आंखों में देखा। ठाकुर को कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन वह पहचान नहीं पाए। राजू ने कड़क आवाज में कहा, मैं यहां भोजन करने नहीं, सरकारी चरागाह की जमीन का सीमांकन करने आया हूं। शिकायत मिली है कि किसी ने 50 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। ठाकुर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह जमीन उन्हीं के कब्जे में थी। राजू ने एक हफ्ते के भीतर गांव के सारे पुराने रिकॉर्ड खंगाल डाले। उसने पाया कि ठाकुर ने न केवल सरकारी जमीन बल्कि गांव के 40 गरीब परिवारों की पैतृक जमीन को भी फर्जी अंगूठे लगवाकर अपने नाम कर लिया था। राजू ने एक जन सुनवाई बुलाई। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने राजू को ठाकुर के सामने निडर होकर बात करते देखा तो उनकी हिम्मत भी बढ़ने लगी। राजू ने एक एक करके ठाकुर के फर्जीवाड़े के सबूत पेश किए। ठाकुर साहब, यह रही आपकी हवेली का नक्शा। आपकी यह जो ऊंची दीवार है, यह गांव के चारागाह और स्कूल की जमीन पर बनी है। कानून के मुताबिक इसे कल सुबह तक हटाना होगा। राजू ने फाइल बंद करते हुए कहा। ठाकुर ने उसे एकांत में बुलाकर नोटों से भरा बैग देने की कोशिश की। बेटा, जो चाहिए ले लो, बस मेरा रसूख मत मिट्टी में मिलाओ। आखिर तुम इसी गांव के हो। राजू मुस्कुराया। ठाकुर साहब, मैं वही राजू हूं जिसे आपने कीचड़ का पानी पीने को कहा था। यह बैग रखिए, अब कानून बोलेगा। अगली सुबह तहसील से पुलिस बल और 2 बुलडोजर गांव पहुंचे। ठाकुर की अवैध दीवार गिरा दी गई। गांव वालों में जश्न का माहौल था। ठाकुर को एहसास हुआ कि अब न तो उनकी राजनीति काम आएगी और न ही उनका पैसा, क्योंकि मामला अब जिला मजिस्ट्रेट तक पहुंच चुका था और राजू ने केस को इतना मजबूत बनाया था कि ठाकुर को जेल जाना तय था।
जब पुलिस ठाकुर को ले जाने लगी तो गांव की भीड़ उन्हें गालियां देने लगी। ठाकुर का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने देखा कि राजू एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर गरीबों को उनकी जमीन के पट्टे वापस दे रहा है। ठाकुर दौड़कर राजू की ओर आए और सबके सामने उसके पैरों में गिर पड़े। उनकी आंखों में अब वह पुरानी क्रूरता नहीं, बल्कि सिर्फ डर और पछतावा था। भानु प्रताप ने कहा, बेटा राजू, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था। मेरी इज्जत मत नीलाम होने दो। मैं सब कुछ वापस करने को तैयार हूं। ठाकुर बिलख बिलख कर रोने लगे। राजू ने उन्हें उठाकर खड़ा किया और कहा, ठाकुर साहब, माफी मुझसे नहीं, उन लोगों से मांगिए जिनका आपने हक मारा है। और याद रखिएगा, इंसान को उसकी जाति या दौलत बड़ा नहीं बनाती, उसका चरित्र और कर्म बड़ा बनाता है। ठाकुर को जेल हुई और राजू ने गांव का नक्शा ही बदल दिया। चंदनपुर अब एक अच्छा गांव बन चुका था, जहां हर बच्चे के हाथ में किताब थी और हर किसान के पास अपनी जमीन। ये कहानी हमें सिखाती है कि वक्त कितना भी बलवान क्यों न हो, सत्य और परिश्रम के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।